बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि क्लेम करती है कि उनके पास 18 करोड़ से ज्यादा उनके पास मेंबर्स हैं और इसी पब्लिक के सपोर्ट के चलते यहाँ पर सबसे पहले 2014, 2019 और अब यहाँ पर 2024 में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये पार्टी नजर आई। Prime Minister confident of a big win in 2024 stems from given the mood of positivity and optimism in the country, people having much to celebrate about given the successes around G20, Chandrayaan। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यहाँ पर जब ये इलेक्शन हो रहा था उससे पहले शूट हो रही है और ये वीडियो हो सकता है कि इलेक्शन होने के कुछ टाइम बाद ये वीडियो अपलोड हो। तो चलिए अब चलते अपने टॉपिक की तरफ। वाले इतने कॉन्फिडेंट है कि अब यहाँ पर वो चिल्ला रहे हैं कि अब के बाद 400 पार वाले यहाँ पर नारे चिल्ला रहे हैं। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम 40 साल पहले की बात करें तो इनके पास 400 क्या 40 सीटें भी नहीं आ रही थी। 1984 के इलेक्शन में इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। जो बीजेपी आज के टाइम में अपने जो हिंदुइज्म के पॉलिटिकल के चलते यहाँ पर आज जो इतनी फेमस हुई है, वही बीजेपी अपनी पार्टी बनने के बाद अपनी आइडियोलॉजीज यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि बीजेपी के जो रूट्स है वो यहाँ पर कांग्रेस से ही निकलते हैं और यही बात इनकी जर्नी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और गाइस इसमें ऐसी चीजें हुई है जिसको अगर आप सुनोगे तो आप एकदम से चौंक जाओगे। तो गाइस ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे बिना स्किप किए हुए तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली बात नहीं। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कमल के निशान वाली पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में शुरू हुई, लेकिन आजादी के टाइम से ही इनके जड़ें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बात है 21 अक्टूबर 1951 की, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक, जब इन तीनों ने मिलकर भारतीय जन संघ को शुरू किया और इनका इलेक्शन निशान था दीपक। भारत में बहुत सारी पार्टी की तरह इन्होंने भी यहाँ पर पहले ये कांग्रेस से ही हुआ करते थे। नेहरू जी के कैबिनेट में ये मिनिस्टर भी थे। फिर इन्होंने यहाँ पर कश्मीर को लेकर प्रोटेस्ट किया। फिर यहाँ पर 1950 में यहाँ पर जो नेहरू के लिपिक्स पैक्ट था उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और जैसा आप सब जानते हैं कि कांग्रेस में किसी की सुनी नहीं जाती, वैसे इनकी भी सुनी नहीं गई और यहाँ पर फाइनली इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। यहाँ पर रिजाइन करने के बाद आरएसएस की हेल्प से यहाँ पर भारतीय संघ को शुरू किया इन्होंने। 1951 और 1952 में जब यहाँ पर जो इलेक्शन हुए उसमें यहाँ पर भारतीय संघ से 3 लोग ही जीते थे, जिसमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद थे। 52 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने को अगेंस्ट और उसके लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका कहना था कि पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो उसके अंदर 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं होने चाहिए। यही जो सपना था जो 370 के चलते 2019 में पूरा हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर 1953 में ये आर्टिकल 370 को हटाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। और जब वो बिना परमिशन के कश्मीर पहुंचे तो उनको श्रीनगर में पकड़ के जेल में डाल दिया गया और उसके बाद यहाँ पर उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद उनको 23 जून 1953 को उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। और जब उनको जेल में डाल दिया गया तब वो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और फेमस होने के बाद जब उनकी मौत हो गई तो यहाँ पर एक मिस्टीरियस बन गया कि उनकी मौत कैसे हो गई। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए बीजेपी आज नारा देती है कि जहां शहीद हुए हमारे मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है।
जहां हुए बलिदान मुखर्जी। इनके डेथ के बाद भारतीय संघ के को फाउंडर दीनदयाल उपाध्याय अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे कस्बों में जाकर लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ना शुरू किया। क्योंकि ये आरएसएस के मेंबर थे, तो इनकी नॉलेज के अंदर आरएसएस का जो आइडियोलॉजी था वो बहुत ज्यादा दिखता था। क्योंकि मुद्दे के साथ साथ गौ हत्या पर बैन और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करना शुरू कर दिया। और नॉर्थर्न स्टेट में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इस बढ़ती पॉपुलैरिटी का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर 1962 में हुए इलेक्शन में देखने को मिलता है, जहां पर जनसंघ की सीटें 3 से बढ़कर सीधा 10 पे पहुंच जाती है। और 1967 में हुए इलेक्शन में यहाँ पर इनकी सीटें 35 में पहुंच जाती है। कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। इसके अलावा ये यूपी, एमपी और बिहार में भी अपने स्टेट गवर्नमेंट बना लेती है। साथ साथ यहाँ पर दीनदयाल की यहाँ पर लीडरशिप में यहाँ पर 2 युवा नेता काम कर रहे थे, जो कि आगे जाके भारत में पॉलिटिक्स की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने वाले थे। और 2 युवा नेता का नाम था, पहला था अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा था एल.के. आडवाणी। और जंक्शन से पहले वो आरएसएस के मेंबर। 1968 में दीनदयाल के उपाध्याय के डेथ के बाद और उनके डेथ के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय की डेथ भी एक मिस्टीरियस डेथ बन जाती है। और हाँ, आप एक बात जरूर नोट करना, बीजेपी के जितने भी पुराने जो भी ओल्ड नेता थे, उनकी डेथ भी एक मिस्टीरियस डेथ थी, जो कि आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसे हुई। खैर, इधर यहाँ पर जनसंघ मजबूत हो रहा था और उधर यहाँ पर और आजादी के बाद यह पहला मौका था कि कांग्रेस को एक बराबर की टक्कर मिल रही थी। लेकिन उसी टाइम इंदिरा गांधी पर अनकॉन्शियसली यहाँ पर चुनाव जीतने का एलिगेशन लग जाता है और यहाँ पर एलिगेशन लग जाता है और ये प्रूफ भी हो जाता है। और इसके बाद इलाहाबाद कोर्ट इनको डिस्क्वालीफाई कर देती है। और 25 जून 1975 को यहाँ पर इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है। लगभग 21 महीने चले ये इमरजेंसी में देश में बहुत कुछ हुआ। और इंडिया में जो इलेक्शन होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया। मीडिया की जो आजादी थी, जो इनके प्रेस की जो आजादी थी, वो छीन ली गई। और जितने भी ऑपोजिशन लीडर थे उनको जेल में भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण से लेकर एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, अरुण जेटली, इनके अलावा जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हमारे देश में हुए, उन सबको यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक और स्टेप आगे बढ़कर यहाँ पर आरएसएस को भी इंडिया से बैन कर दिया गया और उनके जो मेंबर्स है उनको ढूंढ कर यहाँ पर जेल में ठूस दिया गया। आरएसएस मेंबर्स को जेल भेजने का मेन मकसद ये था कि वो यहाँ पर जनता को सपोर्ट करते थे और इस बात से यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा डर लगता था। यानी कि एक तरीके से कहे तो उनको खतरा महसूस हो रहा था और वो अंदर ही अंदर डरने लगे थे। इस टाइम पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आरएसएस के मेंबर थे और वो यहाँ पर इस अरेस्ट से बचने के लिए पंजाब में एक सिख की तरह रहना शुरू कर दिए थे। और उनकी उस टाइम की इमेजेस आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जब फरवरी 1977 में जब ये इमरजेंसी खत्म हुई, तब देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली के फिरोज कोटला स्टेडियम में इकट्ठी हुई और बहुत बड़ी मीटिंग। और जितने भी सारी की सारी जो अपोजिशन पार्टी थी वो एक साथ मिलकर यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें वो सारी पार्टीज एकजुट होकर इंदिरा गांधी को उस इलेक्शन में हराना चाहती। और इस कॉम्पिटिशन में भारत की बहुत सारी पार्टियां शामिल थी, जैसे कि भारतीय दल, इसमें भारतीय जनसंघ, लोकदल, संयुक्त सोशल पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसी बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल थी। और इस इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस टूट चुकी थी और इसके बाद उनके ही मेंबर्स ने कांग्रेस को बनाई थी और वो भी यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में शामिल थी। और ये सब पार्टी मिलकर बनाते हैं और ये सब ऑपोजिशन पार्टी मिलकर एक ही पार्टी बनाते हैं और एक ही जूथ में आते हैं और वो बनाते हैं जनता पार्टी, और जिसका निशान था हल लिया हुआ एक किसान। और इसी इलेक्शन में निकलता है नारा इंदिरा हटा बस। और इस यहाँ पर इलेक्शन के बाद नतीजा निकलता है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरीके से हार जाती है और आजादी के 30 साल के बाद ऐसा हो रहा था कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ रही थी और जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई बनते हैं देश के पीएम। और उसके बाद उनके कैबिनेट में बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं फॉरेन मिनिस्टर और अटल बिहारी वाजपेयी को मिलती है
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि जनता पार्टी कोलिशन में अपनी पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टी के साथ अपनी सरकार चला रही थी और सिर्फ इंदिरा गांधी को हराने के लिए यहाँ पर एक साथ में आई थी और कुछ भी नहीं था और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन एक बार इंदिरा गांधी जी हार गए, उसके बाद इस पार्टी में झगड़े होना शुरू हो गए। चौधरी चरण सिंह का कहना था कि जनसंघ के लीडर्स को अगर सरकार में रहना है तो उनको यहाँ पर आरएसएस की आइडियोलॉजी को छोड़कर जनता पार्टी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जनसंघ के यहाँ पर लीडर्स ने आरएसएस को अलग होने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह अपने सपोर्टर्स के साथ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और सिर्फ 2 साल के अंदर ही जनता पार्टी की सरकार टूट जाती है। और फिर आता है 1980s, उसमें एक बार फिर से यहाँ पर इंदिरा गांधी वापसी करती और 53 सीटों के साथ फिर से एक धमाकेदार वापसी करती और फिर से देश की पीएम बन जाती है। और वहीं पर यहाँ पर जनता पार्टी को मिलती है सिर्फ 31 सीटें और पिछले इलेक्शन में इनको मिली थी 295 सीटें और अचानक से इतनी सारी सीटें कम हो गई तो ये इनके लिए बहुत बड़ा शॉक था और अब जनता पार्टी का कोई भी अब यहाँ पर फ्यूचर नहीं दिख रहा था। और इसी बात को देखते हुए 6 अप्रैल 1980 को यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इस पार्टी को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये लोग उस पार्टी का नाम रखते हैं, जो कि नई पार्टी थी उसका नाम रखते हैं भारतीय जनता पार्टी और इसी का निशान था कमल का निशान। 1980s में बीजेपी यहाँ पर स्टेबल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड यहाँ पर नहीं ढूंढ पाई थी, जिसका मेन रीजन था 1980s में यहाँ पर बीजेपी स्टेबल तो हो गई थी लेकिन अभी भी वो यहाँ पर अपना आइडियोलॉजिकल ग्राउंड यहाँ पर नहीं ढूंढ पाई थी। इसका मेन रीजन था अटल जी और आडवाणी जी का आइडियोलॉजिकल मेन डिफरेंस। एक तरफ अटल जी दीनदयाल उपाध्याय की तरह गांधी जी की गांधीयम सोसाइटी की बात कर रहे थे, वहीं आडवाणी जी का कहना था कि हमें हिंदुत्व और हिंदू नेशन वाली आरएसएस की आइडियोलॉजी की को ही हमें फॉलो करना चाहिए। पार्टी के प्रेसिडेंट होने की वजह से यहाँ पर अटल जी की उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको यहाँ पर प्रायोरिटी मिल रही थी, लेकिन अभी पार्टी में यहाँ पर डिस्प्यूट भी चल रही थी और इसी के चलते पार्टी दूसरे लोगों के बीच में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। फिर आता है 1984 में यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का यहाँ पर डेथ हो जाता है, यानी कि उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पब्लिक में कांग्रेस को लेकर इतनी सिंपैथी आती है कि इसका रिजल्ट हमें इस इलेक्शन में देखने को मिलता है और जब यहाँ पर कांग्रेस रिकॉर्ड ब्रेक के साथ 404 सीटें जीतती और यहाँ पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही जीतती है। और ये बीजेपी वाले जो अभी यहाँ पर 400 पार का नारा दे रहे थे ना, वो यहाँ पर कांग्रेस ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन साथ साथ देश में ऐसा बहुत बड़ा चेंज आ रहा था जो कि बीजेपी की पॉलिटिकल जर्नी को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाला था। ये था राम जन्म देवभूमि मूवमेंट। 1964 में आरएसएस ने बनाई थी विश्व हिंदू परिषद और 1980s में इन्होंने यहाँ पर राम जन्म देवभूमि यहाँ पर इनको शुरू कर दिया था और 1980s में इन्होंने ही राम जन्म देवभूमि मूवमेंट को शुरू कर दिया था और सितंबर 1984 तक ये पूरे देश में यहाँ पर लाइमलाइन में आ जाता और बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी इसको सपोर्ट करना और इसमें शामिल होना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन की वजह से आडवाणी जी का यहाँ पर जो पॉलिटिकल कट था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। 1986 में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर ये खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं और ये बीजेपी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद उन्होंने खुद एक्टिवली सबको लोगों के पास जाकर यहाँ पर सबको मूवमेंट में जोड़ना शुरू कर दिया। अटल जी का अब भी ये मानना था कि ये जो कदम है वो सही कदम नहीं है, यहाँ पर ये गलती हो सकती है, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर अभी भी ये मानना था कि ये बीजेपी के लिए सही स्टेप नहीं है और ये एक गलती साबित हो सकती है। लेकिन 1988 आते आते यहाँ पर अटल जी की ये बात गलत साबित हो जाती है। अरे कौन बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस ने पर ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि राम मंदिर लोगों के लिए बहुत बड़ी आस्था का विषय है
और आपको बहुत अजीब लगेगा कि राजीव गांधी भी इस विषय को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अप्रोच करने लगे थे। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ जहाँ शाहबानो केस की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का आरोप यहाँ पर राजीव गांधी पर लग रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए हिंदू साइड्स के लिए यहाँ पर 1986 में यहाँ पर बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए और वहां पर शिलान्यास की परमिशन दे दी, और ये एक लोकल कोर्ट की आदेश की वजह से हुआ। लेकिन लोगों का यह मानना था कि राजीव गांधी अभी भी यहाँ पर थोड़ा रुक सकते थे, बड़ी अदालत का फैसला आने का वेट कर सकते थे। लेकिन उनको राम मंदिर अप्रोप्रिएट करने की इतनी जल्दी थी कि और उन्होंने फटाफट आदेश को इम्प्लीमेंट करवा दिया, यानी कि पास करवा दिया। और 1987 में इन्होंने ही यहाँ पर टीवी पर पहली बार रामायण चलवाने की शुरुआत की। राजीव गांधी जी इस इश्यू को इतना बड़ा पॉलिटिकल इश्यू समझते थे कि जब 1989 में यहाँ पर इलेक्शन आया तो उन्होंने अपनी कैंपेन की शुरुआत नागपुर की जगह अयोध्या से शुरू की और वहां जाकर कहते हैं कि हम राम राज्य लाने वाले हैं। और उनके इसी मूवमेंट के चलते यहाँ पर राम मंदिर का जो टॉपिक था वो बहुत बड़ा यहाँ पर मूवमेंट ले लेता है, और इसका फायदा कांग्रेस की जगह वीएचपी और बीजेपी को मिलने लगता है, क्योंकि वो काफी समय से इस तैयारी में थे और काफी समय से इस जमीन को लेने की तैयारी में थे, यानी कि जमीन की तैयारी कर रहे थे कि जैसे उनको मौका मिले और इस फेज को वो हासिल कर ले। और उन्होंने ऐसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। और ये बात 1985 के इलेक्शन में साफ भी हो गई थी। बीजेपी की यहाँ पर सीटें 2 से बढ़कर सीधी 85 पर चली गई, और उसी दूसरी तरफ यहाँ पर अटल जी अपनी अलग ही आइडियोलॉजी की वजह से पार्टी पर से अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो ही चुके थे। इस इलेक्शन में पार्टी ने पर उनको टिकट तक नहीं देता, हाँ, लेकिन लोग अभी भी उनकी स्पीच सुनने आते थे। लेकिन प्रचार करने के लिए उनको यहाँ पर पार्टी ने जरूर बुलाया था। 1989 में कोलिशन गवर्नमेंट का यहाँ पर टाइम शुरू कर दिया। कांग्रेस इस इलेक्शन में पोफ्रो स्कैंडल का मार झेल रही थी। राजीव गांधी जी 1984 का जो 404 वाला जो आंकड़ा था उसके आधे में ही यहाँ पर निपट गए थे, और 85 सीट्स के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी ने जनता पार्टी के साथ साथ कोएलिशन करके और यहाँ पर अपनी सरकार बना ली। और इस सरकार के यहाँ पर यानी कि इस पार्टी के दोनों पार्टी के मिलकर यहाँ पर जिन्होंने उनको पीएम बनाने का सोचा वो थे वीपी सिंह। पर भाई इस पार्टी में बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हुई। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको इनकम्पिटेंट कर दिया गया। कश्मीर के अंदर जो हिंदू था उसका एक्सोडल्सर हो गया, और बीजेपी ने राम रथ यात्रा भी इसी समय पे शुरू की। इनकी कोalition वाली सरकार पीएम वीपी सिंह ने भी इसका ओपनली अपोज करने लग गई, और इवेंचुअली ये सरकार 11 महीनों में ही गिर जाती है। और समाजवादी पार्टी के जन सरकार के यहाँ पर जो लीडर थे, जो कि और समाजवादी पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बना लेते हैं, और उसके बाद वो पीएम बन जाते हैं, और उसके बाद वो पीएम बन जाते हैं। और दूसरी तरफ एलके आडवाणी 25 सितंबर 1990 को यहाँ पर गुजरात के सोमनाथ में यहाँ पर अपनी राम रथ यात्रा निकालते हैं। भगवान राम का रथ आपके सामने पहुंच चुका है। बहुत जल्दी ही आपको राम रथ के दर्शाई हमें कुछ कहे, हिंदू मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा, मंदिर बन के रहेगा। और मंदिर आपका सैलाब देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि 30 तारीख से पहले ही मंदिर बन चुका है। और इस रथ यात्रा को पूरे देश से इसको सपोर्ट मिलने लगा था, लाखों लोग इसके अंदर जुटने लगे। लेकिन जब ये रथ यात्रा जब बिहार पहुंची, सीएम लालू यादव ने एलके आडवाणी के साथ हजारों लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करके जेल में डलवा दिया। और इसके अलावा यूपी में इससे भी ज्यादा भयंकर हुआ। वहां के सीएम मुलायम यादव ने वहां पर उन्होंने न्यून ऑर्डर के चलते यहाँ पर कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए पुलिस को, और यहाँ पर 17 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ ऑफिशियल चीजें हैं, यानी कि जो उस वक्त सरकारी आंकड़े थे वो, लेकिन बीजेपी क्लेम करती है कि इसमें 56 लोगों की जान गई है। और इसके बाद जो लोग तभी मन से बीजेपी को सपोर्ट करते थे वो अब खुले हम बीजेपी के साइड हो गए। राम रथ यात्रा के 1 साल के बाद यानी कि दिसंबर 1990 में बीजेपी के दूसरे लीडर यानी कि मुरली मनोहर प्रसाद जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकालते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा निकालते हैं। देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा की। इस यात्रा 14 स्टेट से होकर गुजरने वाली थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और इस यात्रा का अंत होता है श्रीनगर के लाल चौक पर,
चौकी तक तिरंगा फहराने के साथ, और इसको भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर सपोर्ट मिलने लगा था। इतने बढ़ चढ़कर सपोर्ट मिलने का नतीजा ये हुआ कि 1991 में हुए इलेक्शन में कि बीजेपी की सीटें सिर्फ 95 से निकलकर 120 तक पहुंच गई, और 91 में ही बीजेपी की सरकार यूपी में बन जाती है और जिसके सीएम बनते हैं कल्याण सिंह। और इस यात्रा के लगभग एक साल के बाद 6 दिसंबर 1992 को होता है बाबरी डिमोलिशन, यानी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाता है। इसके बाद कम्युनिकेशन वायलेशन बढ़ने लगते हैं देश के अंदर, और मुंबई सीरियल 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ, कहते हैं वो भी इसी की वजह से हुआ था, एक रिएक्शन की तौर पर। और उसी तरह 1992 में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को भी बैन कर दिया जाता है। इस डेमोलेशन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बहुत सारे बीजेपी के यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स पर यहाँ पर मुकदमे चलते हैं, जो कि अभी हाल ही में 2020 में जाके खत्म हुए। बाबरी डेमोलिशन के बाद यहाँ पर यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने यहाँ पर अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। बाद में यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनका तो साफ आदेश था कि बाबरी स्ट्रक्चर को तो बचाया जाए, लेकिन गोली नहीं चलेगी, और उनके ये डिसीजन पर उनको कोई भी ऐतराज नहीं है। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। डेमोलिशन से पहले भी अटल जी की एक स्पीच है, अगर वहां पे पूजा करनी है तो वहां से पत्थर हटा के समतल करके यहाँ पर एक जगह बनानी पड़ेगी। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। लेकिन डेमोलिशन के बाद अटल जी ने साफ कहा था कि ये उनको रुकवा नहीं पाए, उनको बहुत ज्यादा दुख रहे। इस घटना के बाद बीजेपी को लेकर देश भर में सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद आया 1996 का इलेक्शन। एलके आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और रथ यात्रा निकालने से वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन जब भी हमें पीएम बनाने की बात आती है तो वो अटल जी का नाम आगे कर देते हैं, और इसके भी तो बड़े रीजन थे। पहला, उनकी इमेज एक मॉडरेट लीडर की तरह थी और उनके नाम पर बहुत ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद थी, और दूसरी वजह यह थी कि उनका एलके आडवाणी जी का नाम एक जैन लिकेट स्कैंडल में आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो यहाँ पर पीएम नहीं बनेंगे, यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनका नाम तो क्लियर हुआ, लेकिन इस इलेक्शन के बाद 1997 में इसलिए उन्होंने यहाँ पर यह इलेक्शन नहीं लड़ा, और इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी सीटें और भी ज्यादा बढ़ा दी 161 के साथ, और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर पार्टी ने पीएम बनने के लिए इनवाइट किया। इसके बाद इनको कोएलिशन के थ्रू संसद में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी, लेकिन ऐसा ना कर पाने के कारण इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही गिर जाती है। और जो आप जो नारा सुनते हो ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, वो इसी सरकार के गिरने के बाद अटल जी ने यहाँ पर ये नारा दिया था। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसके बाद एक साल से कम की तो और सरकारें बनती है। एच.डी. देवे गौड़ा, आंद्रे कजराल, आर.के. गुजराल देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये भी कोएलिशन सरकार थी, इसमें भी सपोर्ट वगैरह की दिक्कत की वजह से ये भी कुछ ही टाइम में सरकार गिर जाती है। इसके बाद आता है 1988 का इलेक्शन। इसमें फिर एक बार यहाँ पर बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा लेती है और अब की बार सीटें करती है 182 कर लेती है। अब ये फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई थी, लेकिन मेजोरिटी तो अभी भी नहीं थी। इस बार इनको समता पार्टी, अकाली दल, शिवसेना, एआईएम, बीडीएम, बीजेडी, इन सारी पार्टी का सपोर्ट मिलता है। ये फिर से एक बार अपनी सरकार बना लेती है और अटल जी दूसरी बार देश के पीएम बन चुके थे और एलके आडवाणी जी को इस सरकार में होम मिनिस्टर बनाया गया था। कोएलिशन से बनी इस सरकार में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। सरकार बनने के कुछ ही टाइम के बाद अलग अलग पार्टीज के लीडर्स के बीच में मिनिस्ट्रीज को लेकर लड़ाइयां होने शुरू हो गई और कुछ ही टाइम के बाद ये सरकार भी गिर जाती है। ये सरकार कुछ ही टाइम चली, लेकिन
यहाँ पर जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो इसी सरकार में करवाया था। इस बार सरकार गिरने का मेन कारण बनता है जे ललिता। कहा जाता है कि सरकार बनने के बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अटल जी के सामने अपनी कई सारी डिमांडें रखना शुरू कर दी, जैसे कि वो चाहती थी कि उनके ऊपर जो इनकम टैक्स के जो केसेस चल रहे हैं उनको वो हटा दे। तमिलनाडु में जो अभी जो गवर्नमेंट थी उसको भी हटा दे। सुब्रमण्यम स्वामी को भी यहाँ पर फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दिया जाए। और यह डिमांड मानने से अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता की यहाँ पर मीटिंग करवा दी सोनिया गांधी जी से। और उसके बाद यहाँ पर जयललिता जी ने अपना सपोर्ट वापस लिया और पार्लियामेंट में फिर से एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने रख दिया। और इस वोटिंग में यहाँ पर एनडीए को मिले 269 वोट और इनके अगेंस्ट में वोट मिले 270 वोट्स। और सिर्फ एक वोट के चलते ये सरकार फिर से गिर जाती है। और ये जो एक वोट की कहानी है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि एक वोट यहाँ पर अटल बिहारी जी के, यानी कि इस एक वोट को यहाँ पर इनके अगेंस्ट में डाला था तमिलनाडु के उस वक्त के सीएम यानी कि कांग्रेस के लीडर गिरधर कमांग ने। और वो अभी रिसेंटली ही यहाँ पर वो तमिलनाडु के सीएम बने थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीएम कैसे यहाँ पर इसमें वोट डाल सकता है। तो ये सीएम बनने से पहले एक एमपी थे, उनके पास 6 महीने का टाइम था और उनके पास एक ऑप्शन था कि वो एमपी के पद से रिजाइन करे और ओडिशा के जो वहां पर इलेक्शन होने वाला था वहां पर विधानसभा सीट से यहाँ पर वो इलेक्शन लड़े। लेकिन तब तक उन्होंने वहां पर एमपी की पद से यहाँ पर रिजाइन नहीं किया था, इसलिए वो इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और बीजेपी के खिलाफ एक वोट डाल देते हैं और इसके लिए उनकी सरकार गिर जाती है। और नो कॉन्फिडेंट मोशन की वजह से और इसी के चलते किसी भी पार्टी या फिर किसी भी कोalition की बात यहाँ पर सपोर्ट्स नहीं बनते, इसीलिए 1999 में फिर से यहाँ पर इलेक्शन करवाया जाता है। लेकिन फिर से एक बार तो यहाँ पर बीजेपी को कोalition तो नहीं मिलती, पर किसी के कोalition न मिलने के कारण ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है और इनको कोalition में सरकार बनानी पड़ती है। एक बार फिर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि तीसरी बार वो यहाँ पर देश के पीएम बनते हैं और वो फिर से 5 साल का जो वादा होता है वो निभाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले नॉन कांग्रेसी यहाँ पर पीएम बनते हैं जो कि अपने 5 साल के टर्म्स को वो अच्छे तरीके से निभाते हैं। पीएम के तौर पर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का टेन्योर ये काफी सक्सेसफुल रहा और यहाँ पर इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए गोल्डन कॉरिडोर रेटिकल जैसे प्रोजेक्ट को शुरू किए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों को हाईवेज में आपस में कनेक्ट किया गया। और रूरल जैसे यानी कि छोटे छोटे जो सिटीज होते हैं उसमें रोड अच्छे करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वो इसी सरकार में शुरू किया गया। टेलीकॉम जैसी सुविधा को इसी सरकार ने यहाँ पर लोगों तक पहुंचाई, जिसे सितंबर 2012 में इन्होंने यहाँ पर इसको स्टेबल किया और लोग धीरे धीरे मोबाइल की कनेक्टिविटी से जुड़ने लगे। इसी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को काफी सारे लोग फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया कहते हैं। अटल जी की इसी काम के चलते यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम था बच्चों के लिए यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को यहाँ पर मैंडेटरी किया गया और बच्चों की पढ़ाई को फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया। अटल जी ने ही दिल्ली में पहली मेट्रो सर्विस को आउटलाइन किया था और जो कि कश्मीरी गेट से सीडमपुर तक चलती थी। प्राइवेटाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट थे वो भी यहाँ पर अटल जी ने ही शुरू किए थे और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है वो भी उसी टाइम में शुरू की गई थी। और अगर टेक्निकल सेक्टर की बात करें तो पोखरण 2 और बीएसएनएल के अलावा यहाँ पर चंद्रयान 1 की शुरुआत भी अटल जी ने ही 2003 में शुरुआत करी थी। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अमेरिका, चाइना और इजराइल से संबंध सुधारने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया गया और आज के टाइम में मोदी जी जिस ईस्ट एक्ट की बात करते हैं वो भी अटल जी ने ही शुरू की थी। पाकिस्तान के भी रिलेशनशिप सुधारने के लिए इन्होंने काफी सारे काम किए थे, तो उसको लिए उन्होंने यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस से ट्रेन को भी चलवाया था। लेकिन उसके जवाब में जब यहाँ पर उनको कारगिल वॉर जैसा यहाँ पर उनको रिजल्ट मिला तब उन्होंने काफी डटकर यहाँ पर उन्होंने सामना किया था और कारगिल वॉर को हैंडल करने के लिए अटल जी की काफी ज्यादा तारीफ होती है। अब इतने सारे अचीवमेंट के बाद जब 2004 के जब जनरल इलेक्शन आए, जब इंडिया शाइनिंग और भारत उदय जैसे स्लोगन के साथ यहाँ पर सबको लग रहा था कि बीजेपी अब एक बार फिर से यहाँ पर कमबैक करने वाली, यानी कि फिर से एक बार यानी कि चौथी बार यहाँ पर
फिर से यहाँ पर वो अपनी सरकार बनाती है, लेकिन सबको शॉक करते हुए बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 138 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी के साथ साथ सामने आती है और इन्होंने यहाँ पर बाकी सारी पार्टीज के साथ साथ कोalition पार्टी बनाकर अपनी सरकार खड़ी कर दी, जिसको यूपीए 1 आज कहते हैं। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कहते हैं कि ऑलमोस्ट 40 सीटें आई थी और यूपीए 1 में काफी ज्यादा ऑनेस्ट थी। 2004 के बाद यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी काफी ज्यादा बीमार लगे और उन्होंने यहाँ पर एक एक्टिव पॉलिटिशियन से रिजाइन कर दिया। 2009 में हुए जनरल इलेक्शन में यहाँ पर बीजेपी ने एल.के. आडवाणी जी को पीएम तौर पर बनाया और उस वक्त उनकी लाहौर वाली जो कमेंट थी उस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी और शायद उसी की वजह से ही बीजेपी एक बार फिर से नहीं जीत पाई। बीजेपी सिर्फ 116 सीटों के साथ रह गई और फिर से यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी कोalition पार्टी यानी कि यूपीए 2 के साथ अपनी गवर्नमेंट खड़ी कर दी। 2013 आते आते एल.के. आडवाणी जी भी बहुत ज्यादा एजेड हो चुके थे और 2013 में ही यहाँ पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे कर दिया और एल.के. आडवाणी जी सभी पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। और इसके बाद ये सब लोग जान चुके थे कि जब पहले एल.के. आडवाणी और वाजपेयी जी का जो दौर था वो बहुत पहले खत्म हो चुका और पिछले 12-13 सालों की बात